Hello everyone, you all are once again welcome to another lecture of solutions. Today we have second lecture of solutions. कल बेटा हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने कंसंट्रेशन और उसके टाइप्स के बारे में किया था, न्यूमेरिकल पोर्शन को डिस्कस किया था हमने। आज हम करेंगे सॉल्यूशंस को, सॉल्यूशंस के सेकंड नॉन न्यूमेरिकल पोर्शन को करेंगे और टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड का मतलब होता है किसी सॉलिड को, फॉर एग्जांपल शुगर को आप लिक्विड के रूप में मान लो वाटर में आप डिसॉल्व करोगे तब जो सॉल्यूशन बन जाएगा दैट इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। एज एन एग्जांपल मान लेते हैं ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर ये एक सॉल्वेंट डाला है, सॉल्वेंट की इसमें हमने एक नॉन वॉल्यूम डाली है। फॉर एग्जांपल जो सॉल्वेंट हमने इसमें ऐड किया वो हमने ले लिया 500 मिलीलीटर, सॉल्वेंट इसमें 500 है और सॉल्वेंट के रूप में हमने एग्जांपल मान लिया वाटर को लिया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्यूट को डालेंगे और सॉल्यूट के रूप में हमने मान लिया शुगर को हम इसमें ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते हैं। शुगर को ऐड करने का मेथड क्या है कि शुरू में आपने शुगर की कुछ अमाउंट ली, फॉर एग्जांपल आपने लिया 1 ग्राम ऑफ शुगर और इस 1 ग्राम ऑफ शुगर को आपने वाटर के अंदर ऐड किया तो क्या होगा उस दौरान आप जानते हो कि शुगर जो होता है इट एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, शुगर सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसके अंदर क्या होता है सॉलिड फॉर्म के अंदर शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। शुगर के मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर सॉलिड फॉर्म में एक दूसरे मजबूत से जुड़े होते हैं। जब हम सॉल्वेंट के अंदर इस सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट क्या करता है इन मॉलिक्यूलों के बीच में मिलने वाली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को डिसोशिएट करता है। ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो सॉलिड मॉलिक्यूलों में होती है दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी भी आप उसको कह सकते हैं। दिस इज लैटिस एंथैल्पी। एंथैल्पी और एनर्जी के अंदर थोड़ा सा फर्क होता है। एंथैल्पी इज द नॉन अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और एनर्जी जब वर्ड बोल दिया जाए तो दैट इज अनकंट्रोल्ड फॉर्म ऑफ हीट और एनर्जी। तो ये हो गया सॉलिड मॉलिक्यूल जो है यानी कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर मिलने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या हो गया लैटिस एंथैल्पी। और जब हम वाटर के अंदर उस सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो वाटर और सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शंस होगी और इंटरेक्शन के कारण से अब एक और नई एनर्जी बनेगी यानी कि जब पानी के अंदर आप शुगर को मिलाओगे शुगर और पानी के मिलने के कारण से उनके बीच में एक नई प्रकार की एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। दैट इज नोन एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसे हम हाइड्रेशन एंथैल्पी के नाम से बोलते। तो डिसोल्यूशन की प्रोसेस के अंदर अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा है तो डिसोल्यूशन का काम यानी कि सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर मिलने का काम होता है और अगर लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज्यादा है तो डिसोल्यूशन का काम नहीं होगा उसमें। तो हम अपने प्रोसेस को आगे की तरफ में देखते हैं। ये आपको कॉमन वर्ड्स बता दिए हैं इसके अंदर। अब जैसे ही हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करेंगे तो इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो टूटना शुरू कर देगी और टूटने के कारण से मॉलिक्यूल बिखर जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट मिक्सिंग इनटू द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के अंदर मिलना शुरू कर देंगे। मिलने की इस प्रोसेस को वी कॉल दिस प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट एज डिसोल्यूशन। इसको हम क्या बोलेंगे डिसोल्यूशन के नाम से बोलेंगे यानी कि सॉल्यूट जब पानी में सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स हो रहा हो तो हम डिसोल्यूशन बोलेंगे। तो अब आपने क्या किया शुरू में 1 ग्राम को ऐड किया था, अब आपने क्या किया उसके बाद में थोड़ी सी और अमाउंट शुगर की ऐड कर दी। मान लो अब आपने उसमें 1 ग्राम और ऐड कर दिया तो फर्स्ट स्टेप में आपने 1 ग्राम ऐड किया, सेकंड ग्राम में आपने उसके अंदर 1 ग्राम और ऐड किया और स्टीयर किया उसको तो वो शुगर उसमें डिसॉल्व करके डिसोल्यूशन प्रोसेस होती है। फिर आपने फिर से 1 ग्राम को लिया थर्ड स्टेप के अंदर, फिर उसमें ये काम डिसोल्यूशन का होता है और ये काम आपने कुछ समय तक किया तो आपने देखा कि शुगर उसके अंदर मिक्स होती रहती है।
अल्टीमेटली अ सिचुएशन इज रीच, जब आप इस काम को लगातार करते रहोगे तो एक ऐसी परिस्थिति बन जाएगी जिसके अंदर अब शुगर मिलना बंद हो जाएगी, उसमें मिक्स होना बंद हो जाएगी। इट विल नॉट मिक्स इनटू द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट में जब शुगर मिक्स नहीं होगी, दैट प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। उसे हम क्रिस्टलाइजेशन के नाम से, जब शुगर मिक्स हो रही थी तब तो क्या है, डिसोल्यूशन, और जब शुगर उसमें मिक्स नहीं होती है तो ये क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में शुगर क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ में प्रिसिपिटेट करना शुरू कर देगी, नीचे की तरफ जमना शुरू कर देगी। तो डिसोल्यूशन की जो प्रोसेस हुई है और क्रिस्टलाइजेशन की जो प्रोसेस हुई है, इनसे रिलेटेड वी हैव न्यू टर्म्स, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्यूट की अमाउंट को बिना प्रिसिपिटेशन के मिक्स किया जा सके। यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, जमने का काम नहीं होगा, सॉल्यूट उसके अंदर नीचे की तरफ नहीं जमेगा, दैट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो एज एन एग्जांपल हम मान ले, जो हम एग्जांपल कर रहे हैं उसके अंदर लेट द वैल्यू बी 5 ग्राम्स। मान लो 5 ग्राम है सॉल्यूट की, वो हमने आधे मिलीलीटर के अंदर, आधे लीटर के अंदर हमने पानी के मिक्स कर दिए, तो ये हो गया इसका सैचुरेटेड सॉल्यूट। लेकिन 5 ग्राम के बाद अगर अब आप उसके अंदर 1 ग्राम और ऐड करोगे, यानी टोटल कितना हो गया 6 ग्राम, तो 6 ग्राम जो था, यानी कि अगला 5 बार अगला जो 1 ग्राम था, अब वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा। जब सॉल्यूशन में बैठने का काम शुरू हो जाता है सॉल्यूट का, तो ऐसे सॉल्यूशन का हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दिस इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी dissolved. If that dissolution takes place, then simultaneously crystallization will also take place. Such solution in which process of crystallization takes place will be referred as unsaturated solution. Next word is solubility. अगला जो वर्ड मिलेगा आपको इन्हीं पॉइंटों से रिलेटेड, दैट इज solubility. Solubility क्या होता है, it is defined as the amount of solute. ये जरूर आप याद रखिए, ये हमेशा जो सॉल्युबिलिटी वर्ड है ये हमेशा सॉल्यूट के लिए वर्ड यूज होता है। सॉल्यूट का मतलब जिसको हम मिला रहे हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम क्या करें, सॉल्यूट को मिला रहे हैं। सॉल्यूट अगले टॉपिक में गैस हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ये लिक्विड ही हो जाएगा। तो जो सॉलिड फॉर्म के अंदर या जो लिक्विड फॉर्म के अंदर या जो गैस फॉर्म के अंदर किसी नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मिक्स होता है, उस अमाउंट को, सॉल्यूट की उस अमाउंट को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी के नाम से। तो डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी मिक्स्ड इन अ नॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट विदाउट द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अंडर standard conditions of temperature and pressure or under given conditions of temperature and pressure is known as the solubility of that solute. तो इस एग्जांपल के अंदर व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी, क्या सॉल्युबिलिटी, इट इज 5 ग्राम, क्योंकि 5 ग्राम तक तो वो शुगर जो है वो उसमें क्या हो रही है, मिक्स हो रही है। 6 ग्राम जब आया, दैट इज नॉट द सॉल्युबिलिटी। 5 ग्राम तक की क्या होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। Now let's have factors affecting solubility of solids in liquids. So that was about saturated solution, unsaturated solution, dissolution, crystallization. अब हम बात करेंगे factors affecting solubility. Factors affecting किसको, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। सबसे पहला जो फैक्टर होता है दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट यानी कि जिसको मिला रहे हैं और जिसमें मिला रहे हैं, उन दोनों का नेचर ये काफी हद तक डिसाइड करता है कि सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, यानी कि वो मिक्स होंगे दोनों एक दूसरे के अंदर या नहीं होंगे। नेचर ऑफ सॉल्यूट मींस, नेचर वर्ड का मीनिंग क्या होता है इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में नेचर का मतलब होता है केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट है उनके मॉलिक्यूल में कैसा बॉन्ड है और जो सॉल्वेंट है उसके मॉलिक्यूल में कैसा बॉन्ड है। एज एन एग्जांपल हम एक सॉल्यूट को कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज NaCl और KCl और NaNO3 लाइक दैट।
दे आर ऑल आयनिक कंपाउंड्स। ये कैसे कंपाउंड है? दे आर आयनिक कंपाउंड्स। ये सारे के सारे आयनिक सॉल्यूट है, बिकॉज सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, के पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, Na पॉजिटिव, NaNO3 नेगेटिव। सो दे आर आयनिक सॉल्यूट्स। अब जिसमें हमें इनको मिक्स करना है, लेट दैट बी, यानी कि सॉल्वेंट मानिए हमें इसके अंदर वाटर, एंड वाटर इज व्हाट? वाटर का फॉर्मूला क्या है? लाइक दैट। अब इसके अंदर हम इसकी बॉन्डिंग पे नजर डालें तो हाइड्रोजन हैज पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन हैज नेगेटिव चार्ज। ये मॉलिक्यूल कैसे हैं? दे आर पोलर मॉलिक्यूल्स, दे आर आयनिक मॉलिक्यूल्स। तो इनको हम बोलेंगे पोलर सॉल्वेंट्स, जिनमें चार्ज पाया जाता है, जिनमें चार्ज होता है, सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट, उनको हम क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर सॉल्यूट। ये पोलर सॉल्यूट मॉलिक्यूल है। और जिन सॉल्वेंट मॉलिक्यूलों के अंदर चार्जिंग पाई जाती है, चार्ज मिल जाता है, चार्ज होता है, दैट दे आर नोन एज पोलर सॉल्वेंट्स। ये पोलर सॉल्वेंट होते हैं। अब क्या है कि जब आप पोलर सॉल्यूट को पोलर सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करोगे, देन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन विल टेक प्लेस। डिसोल्यूशन का काम होगा। लेट्स सी हाउ। दिस इज वाटर और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट के रूप में हमारा एग्जांपल हो गया Na। अब इसके अंदर क्या है? वाटर। वाटर कैसा है? पोलर फॉर्म में, नेगेटिव प्लस एंड प्लस। अब जब पोलर सॉल्वेंट को पोलर सॉल्यूट को पोलर सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट होगा, सॉल्यूट का जो पॉजिटिव पार्ट होगा, वो सॉल्वेंट के नेगेटिव पार्ट के द्वारा अपनी तरफ अट्रैक्ट होगा। यानी कि पानी का नेगेटिव पार्ट ऑक्सीजन सॉल्यूट के पॉजिटिव पार्ट यानी सोडियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, लाइक मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन पीसेस और मैग्नेट पीसेस, तो इसकी तरफ खींचेगा। यानी कि प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन विल स्टार्ट। ऐसे ही सॉल्यूट का जो नेगेटिव पार्ट है वो वाटर के पॉजिटिव पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा। यानी कि बोथ द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर simultaneously and equally attracted by the solvent particles. That is, when this attraction takes place, what will be the process? Dissolution will take place. That is, so this was the point, nature of solid. तो nature of solid और solvent कैसे होना चाहिए? Should be same, दोनों एक जैसे होने चाहिए, ताकि उनके बीच में attraction हो, interaction हो और process of dissolution में take place, मिलने का काम और solution बने होने चाहिए। Now if we consider, मान लिया जाए कि हम ले लेते हैं यहाँ पर non polar solvent, non-polar solvent like benzene। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और ईथर। So they are non-polar solvents because they do not have charge separation in their molecules। इनमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता। तो क्या होगा? ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर, ऐसे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर जिनके अंदर चार्ज नहीं होता और उसके अंदर आप आयनिक कंपाउंड्स को ऐड करोगे, व्हाट विल द प्रोसेस? देयर विल बी नो अट्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट आयंस बाय द सॉल्वेंट पार्टिकल्स। क्योंकि अब जो सॉल्वेंट पार्टिकल है यहाँ पर वो कैसे हैं? नॉन चार्ज पार्टिकल है, उनमें चार्ज नहीं है। मान लो इसमें ये बेंजीन डाल दिया हमने, देन देयर विल बी नो अट्रैक्शन। अब इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, और अगर अट्रैक्शन नहीं होगी इनके बीच में तो प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन मिलने का काम नहीं होगा। यानी कि व्हेन नॉन पोलर solute is mixed in polar solvent or polar solute is mixed in non polar solvent, there will be no process of mixing, मिलने का काम नहीं होगा, no solution formation will take place। तो अब क्या होगा कि पोलर के अंदर आपने क्या डाला? पोलर मॉलिक्यूल को डाला। अब क्या करना पड़ेगा? नॉन पोलर में नॉन पोलर को डाला। अब एग्जांपल के रूप में मान लो आपने यू हैव टेकन नेफ्थलीन, नेफ्थलीन को ले लिया। नेफ्थलीन का मतलब हो गया कपूर, जो कपड़ों में डालते हैं वो नेफ्थलीन। और यहाँ जो सॉल्वेंट लिया हमने वो कौन सा हो गया? नॉन पोलर। इनमें से किसी को मान लो। अब नेफ्थलीन को अगर आप इनके अंदर ऐड करोगे, नेफ्थलीन विल बी वेरी रेडिली अट्रैक्टेड एंड डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट इन दिस। तो नेफ्थलीन कैसा है? एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, एक नॉन पोलर कंपाउंड है। और ये सॉल्वेंट कैसे है? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर क्या हो रहा है? नॉन पोलर के अंदर बहुत तेजी के साथ मिक्स हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपने देखा कि जब पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर सॉल्यूट में, या पोलर सॉल्वेंट बहुत जल्दी से मिक्स होता है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में बहुत तेजी से मिक्स होता है।
दिस सिचुएशन इज नोन एज लाइक डिसॉल्व लाइक। इसे हम बोलेंगे लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि जो जैसा है वैसे मिलता है। अगर आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक सॉल्वेंट में मिलेगा, नॉन आयनिक है तो नॉन आयनिक में, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होगा। सो दैट वाज द फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर ऐसे कुछ पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ये है कि आउट ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड शुगर, कॉमन सॉल्ट और शुगर की अगर हम बात करें, 1 लीटर पानी के अंदर अगर हम कॉमन सॉल्ट को मिलाएं तो ऐसे में इसकी सॉल्युबिलिटी होती है 5.3 मोल्स पर लीटर, 5.3 मोल। और अगर उसी 1 लीटर पानी के अंदर अगर शुगर को मिलाओ तो इसकी सॉल्युबिलिटी होती है 3.8 मोल्स पर लीटर। तो ये भी यहाँ नेचर का फर्क हो गया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें आयोडीन को मिक्स करने की बात करें, आयोडीन को अगर आप मिक्स करो इन वाटर तो आयोडीन इज ए कोवेलेंट सब्सटेंस। आयोडीन जो होता है कोवेलेंट सब्सटेंस होता है, यानी कि इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होता। तो इसको वाटर में आप डिसॉल्व करोगे तो आयोडीन विल नॉट डिसॉल्व इन वाटर, बट इंस्टेड इफ यू डिसॉल्व आयोडीन इन इथाइल अल्कोहल और इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इट विल रेडली डिसॉल्व। आयोडीन उनके अंदर बहुत तेजी से डिसॉल्व। सो दीज आर सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नाउ लेट्स have second factor which affects the solubility of solids in liquid, and the next point is temperature. Temperature is also a point which very vastly affects the solubility of solute in solvents. Temperature का बहुत ज्यादा रोल होता है। अब according to temperature, according to solubility of solute with dependence on temperature, there are 3 categories of solutes. 3 कैटेगरी बना दी हमने यहाँ पर। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है जिसके अंदर सोल्यूट का सॉल्यूशन का जब टेम्परेचर बढ़ाओ तो सोल्यूट की सोल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है, इंक्रीज करती हुई चली जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम सोल्युबिलिटी कर्व बना रहे हैं, सोल्युबिलिटी ग्राफ बना रहे हैं। इधर की तरफ ये टेम्परेचर को दिखा दिया हमने, दिस इज 0। उसके बाद 20 का डिफरेंस लिया हुआ हमने के अंदर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड का या 40 डिग्री का सेंटीग्रेड का डिफरेंस लिया हमने के अंदर, और ऐसे ये सोल्युबिलिटी है। दिस इज सोल्युबिलिटी, ये सोल्युबिलिटी को दिखा रहा है, यानी कि ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो हम बात करते हैं कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जिनका जब हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl को हमने लिया तो NaCl की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर का धीरे धीरे करके फर्क पड़ता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। ऐसे तो ये ग्राफ होगा हमारा NaCl की। और ऐसे ही अगर हम बात करें KCl की तो KCl की भी सॉल्युबिलिटी विद राइज ऑफ टेम्परेचर थोड़ी इंक्रीज होती है। कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत तेजी के साथ इंक्रीज होती है with increase of temperature. For example, like NaNO3 या for example KNO3। तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हुई, बहुत तेजी के साथ इंक्रीज होगी। सो ये पहली सिचुएशन क्या है, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज हो तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो, इंक्रीज कर रही हो। सेकंड पॉइंट है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है। टेम्परेचर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल सीरियम सल्फेट Ce2SO4 होल थ्राइस। अगर आप इस कंपाउंड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करो और टेम्परेचर बढ़ाओ तो इसकी सॉल्युबिलिटी जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी सॉल्युबिलिटी घटती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। लाइक दैट वी कैन शो इट लाइक दैट। अब इसका ग्राफ ऊपर जाने की वजह से ग्राफ क्या हो गया, नीचे की टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है लेकिन सॉल्युबिलिटी घटती जा रही है। सो दिस इज सीरियम सल्फेट। अगर हम यहाँ बात करें कि सीरियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज क्यों हो रही है तो इसका रीजन है लैटिस एंथैल्पी और क्रिस्टलाइजेशन एंथैल्पी थी या हाइड्रेशन जो एंथैल्पी थी उनके बीच का बैलेंस। सीरियम सल्फेट को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसकी क्रिस्टलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है और वो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो कम होती है, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी
डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो प्रोसेस है सीरियम सल्फेट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बल्कि जिनके अंदर इंक्रीज होता है तो वो प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो जहां एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है वहां टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन जहां प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी वहां टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाती है। थर्ड पॉइंट इज जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज तो सॉल्युबिलिटी अप टू सर्टेन लिमिट विल इंक्रीज, उस दूरी तक तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। उसके बाद फिर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करना शुरू कर जाएगी, उसके बाद फिर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फिर सॉल्युबिलिटी, यानी कि देयर इज फ्लक्चुएशन, नो कांस्टेंट पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड एंड द ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक थर्ड सिचुएशन का एक एग्जांपल और ग्राफ सॉल्युबिलिटी ग्राफ हम इस तरह से बना सकते हैं लाइक दैट। सपोज वी हैव अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, ये अमोनियम नाइट्रेट है, दिस इज टेम्परेचर को, और ये हो गया सॉल्युबिलिटी का ग्राफ। यहाँ देखो जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, हमें टेम्परेचर तो सॉल्युबिलिटी ग्राफ ऊपर जा रहा है अप टू सर्टेन लिमिट, उस दूरी तक तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। उसके बाद जब टेम्परेचर आगे बढ़ रहा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी नीचे की तरफ आ गई, डिक्रीज होगी। उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ा तो फिर सॉल्युबिलिटी बढ़ना शुरू होगी। अनदर एग्जांपल फॉर इट कैल्शियम क्लोराइड CaCl2.6H2, इसमें भी ऐसे होता है जब आप इस कंपाउंड को पानी में डालने से टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो शुरू में इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी जब इंक्रीज होगी इसके अंदर तो ये हो जाएगा CaCl2.6H2O से शुरुआत हो रही है इसकी, ये 6H2 होगा। उसके बाद इसके दो मॉलिक्यूल वाटर के जो है वो रिलीज हो जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा CaCl2.4H2O मॉलिक्यूल। तो 4H2 मॉलिक्यूल जब बनेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, फिर टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो फिर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, अब फिर इसके दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हो जाएंगे, तब बन जाएगा CaCl2.2H2। जब ये 2H2O के अंदर बदलेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी फिर से डिक्रीज होना शुरू कर देगी, फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अब उसके बाद फिर से इंक्रीज करना शुरू, मींस देयर इज नो कांस्टेंट ऑब्जर्वेबल, ना तो कंटीन्यूअसली डिक्रीज हो रहे हैं ना कंटीन्यूअसली ये इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसे एक एग्जांपल हमारे पास में सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, उसके अंदर भी ऐसे होता है जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कुछ टेम्परेचर तक इंक्रीज करती है, उसके बाद वो डिक्रीज कर जाती है। सो दिस ग्राफ इज फॉर Na2SO4.10H2O। जिस टेम्परेचर के ऊपर किसी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होती है उससे पहले या उसके बाद में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है, सो दैट टेम्परेचर एट विच अ सॉल्यूट शोज मैक्सिमम solubility is known as transition temperature। ये जो टेम्परेचर इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर के नाम से बोलेंगे, दिस इज ट्रांजिशन टेम्परेचर। सो व्हाट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट व्हिच a solute like an example Na2SO4.10H2O shows maximum degree of dissolution and the temperature range here is 32.4 degree centigrade। सोडियम सल्फेट 10H2O जो होता है वो 32.4 डिग्री तक अपनी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी दिखाता है, उसके बाद जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करना शुरू कर देती है। तो ये टेम्परेचर जिस पर मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी हुई है इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। लाइक दैट इसी प्रकार से ये जो पॉइंट टेम्परेचर है ये इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर CaCl2.6H2, दिस इज फॉर CaCl2.4H2 and this is the transition temperature for NH4NO3। so ये पॉइंट हमारा solubility of solids in liquids। अब हम करेंगे solubility of gases in liquids। solids के solubility का पॉइंट खत्म हो गया, अब हम करने वाले हैं solubility of gases in liquids। अगेन ये कंटेनर हो गया फिल्ड विद नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट हो गया इसके अंदर। अब जो बाहर से हम इसमें मिलाएंगे वो क्या होगा, सॉल्यूट, लेकिन सॉल्यूट इस बार किस फॉर्म के अंदर है, गैसेस फॉर्म के अंदर, और ये क्या हमारे पास सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म है। एग्जांपल वो कंसीडर करते हैं वाटर।
अब हम इसके अंदर कुछ सॉल्यूट को, यानी कि सॉल्यूट का मतलब इस बार क्या है, गैस। जब हम गैस को इसके अंदर मिक्स करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स इसके अंदर विल बी मिक्स इन वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के अंदर। कैसे मिक्स होते हैं, तो उसका पॉइंट ये है कि वाटर मॉलिक्यूल यानी कि सॉल्वेंट जो होते हैं, यानी कि लिक्विड पार्टिकल जो होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है। दे हैव इंटरस्टिशियल साइड बिटवीन देम, उनके बीच में खाली जगह होती है, और उस खाली जगह के अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स दे आर इजीली एंटर्ड, ये उनके अंदर आसानी से बंद हो जाते हैं। तो इनका इन जगहों के अंदर जाके बंद हो जाना ही इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ये है गैसों की सॉल्युबिलिटी। नाउ द वर्ड अगेन वी हैव सॉल्युबिलिटी। सो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? डेफिनेशन फॉर गैसेस इन लिक्विड्स। तो जब बात सॉलिड को लेकर के तो हम बोला अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, लेकिन यहाँ गैस आ गई है तो अमाउंट नहीं हो सकता क्योंकि गैसों में वेट नहीं होता, दे आर कैलकुलेटेड एज वॉल्यूम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस इन सीसी। सीसी मींस मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू मिलीलीटर। अमाउंट नहीं, वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन सीसी which dissolves in a known amount of solvent at given condition of temperature and pressure। मान लीजिए इसमें गैस है, उस गैस को हमने इसके अंदर मिक्स किया, तो गैस जो एग्जांपल रूप में मान लीजिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिक्स किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है इसके अंदर वो मान लो 50 मिलीलीटर इसमें मिक्स हो रही है। सो दिस 50 मिलीलीटर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 फॉर आवर एग्जांपल, and these values are varying according to experiment। एक्सपेरिमेंटों में ये वैल्यू अलग अलग होती है। अब कंडीशंस और फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, गैसेस की सॉल्युबिलिटी ऑफ फैक्टर। फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ द सेम नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। गैस और सॉल्वेंट के नेचर की बात करें, या नेचर ऑफ गैस और सॉल्वेंट का मतलब हो गया अगेन बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग क्या है कि जब आप गैस को पानी के अंदर मिलाओगे, यानी कि गैस को जब आप इस सॉल्वेंट में मिलाओगे, क्या उनके बीच में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है? फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर कि आपने HCl गैस को लिया और इसको हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, तो क्या होगा? देयर विल बी कंपाउंड फॉर्मेशन, यहाँ कंपाउंड बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो HCl गैस है वो H2O के अंदर मिक्स तो होगी लेकिन साथ में कंपाउंड भी बनाएगी। कैसे? वो देखो, ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिल जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन में, और हाइड्रोनियम आयन के चार्ज को बैलेंस करने के लिए हो जाएगा क्लोरीन इसके साथ में। तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इन द फॉर्म ऑफ गैस इज मिक्सिंग इन द लिक्विड बाय 2 पॉइंट्स। दो तरह से मिक्स हो रही है। एक तो कैसे मिक्स हो रही है, एक तो HCl जो है जो लिक्विड के अंदर इंटरस्टिशियल साइड थी, जो खाली जगह थी, उनके अंदर जाकर के गैसें फिट हो रही हैं, उनके अंदर गैसें जाकर के जुड़ जाती हैं। और दूसरा काम क्या कर रही है, गैसें वाटर के साथ रिएक्शन करके उसके साथ ही जुड़ जाती हैं, यानी कि कंपाउंड बना लेती हैं। सो यहाँ जो HCl हमने गैस ली है वो मिक्स इन वाटर इन 2 फॉर्म्स, 2 प्रकार, एक तो इंटरस्टिशियल साइड्स के अंदर, एक दूसरा वाटर के साथ ही मिक्स हो जाती है। अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अमोनिया NH3। अमोनिया को अगर आप वाटर के अंदर मिक्स करोगे अगेन इट विल शो कंपाउंड फॉर्मेशन। कंपाउंड क्या बन जाएगी इसके अंदर? आप देखो, जो अमोनिया है वाटर के हाइड्रोजन को लेकर के कन्वर्ट हो जाएगी NH4 पॉजिटिव अमोनियम। वाटर का क्या बच गया? OH आयन। तो ये क्या बन जाएगा? OH नेगेटिव, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड विल बी फॉर्म। तो अमोनिया गैस एक तो कहां आ जाएगी? इंटरस्टिशियल साइड्स के अंदर, और दूसरा क्या होगा? वाटर के मॉलिक्यूलों के अंदर भी चली जाएगी इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अब जो गैसें पानी के अंदर बॉन्ड बना लेती हैं, they have more solubility in comparison to the gases which do not form with water molecule। as an example हम मान लेते हैं कि हम ले गए कार्बन मोनोऑक्साइड को, या ऑक्सीजन गैस को, या हाइड्रोजन गैस को। these gases when mixed in water, when mixed in solvent, they are entrapped only in the interstitial side। ये गैसेस सिर्फ खाली जो जगह है पानी के अंदर उसमें ही जाके जुड़ पाती हैं, they do not form bond with the water molecule। so obviously their solubility will be, क्या होगा इनकी solubility? कम हो जाएगी। और जो गैसें पानी से बॉन्ड बना रही हैं, पानी से रिएक्शन कर रही हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। एक और एग्जांपल मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जब हम मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म H2CO3 कार्बोनिक एसिड को बनाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी इन गैसों के कंपैरिजन में?
ज्यादा होगा। सो दैट वाज अबाउट द नेचर ऑफ गैस इन द सॉल्वेंट। सेकंड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब गैसेस की हम बात करें, गैसेस दे ऑलरेडी हैव हाई थर्मल एनर्जी, उनके पास पहले काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी, और ऐसे में अगर आप उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दो जिसके अंदर गैसेस मिक्स हो चुकी हैं, तो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा, इन मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी। गैस मॉलिक्यूल विल हैव मोर अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हेन गिवन हीट, देन दे विल एस्केप आउट। तो वो क्या करेंगे, इसमें से बाहर निकल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, गैसों की सॉल्युबिलिटी विद राइज ऑफ टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो उल्टा क्या हो जाएगा, अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, दे विल बी इक्वली अट्रैक्टेड इन द वाटर मॉलिक्यूल्स, मींस देयर सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। थर्ड पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज बेस्ड ऑन इट वी हैव अ लॉ नोन एज हेनरीज लॉ। टेम्परेचर बेस्ड तो लॉ नहीं है, प्रेशर पर बेस्ड एक लॉ है। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। सपोज अगेन डायग्राम बनाते हैं। तो थर्ड पॉइंट चल रहा है